नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे थे, अभी करंट अफेयर्स कंटिन्यू भी कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल लेवल पर, और जिसमें कि इंडिया का मेंबरशिप है। क्या है? इंडिया का मेंबरशिप है, इंडिया भी मेंबर्स है उसमें। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई यूएन बॉडी हो, कोई यूएन बॉडी का कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो, या बोल सकते हैं कोई भी अलग, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी तरह का जो मनी से रिलेटेड हो या ग्लोबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने पॉलिसीज़ हैं, चाहे हेड क्वार्टर्स देख ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर्स होता है। और उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब जो नींव कब रखा गया था, स्थापना कब किया गया था, वो सारे संस्थाएं के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते। तो हम लोग डिस्कस कर लिया था विपो तक। कहाँ तक? जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, वहां तक हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अगला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी, वो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। क्या है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो ये क्या था, आईटीयू ने रिलीज किया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स होता है, वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आईटीयू के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। तो ये क्या होता है, इसमें एसेस करता है किसके बारे में? कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट कितना है। जैसे इंडिया में आप देख ले, साइबर सिक्योरिटी सेल बनाया गया आज के समय में, जिसमें हर एक शहर में, हर एक राज्य में। तो आज के समय में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। चाहे वो पैसा ऑनलाइन हो, चाहे हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन, वो सारा चीज़ ऑनलाइन है। चाहे वो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम। चाहे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी जो पढ़ाई कर वो भी क्या ऑनलाइन है। तो कुछ इसमें टेक्निकल ग्लिचेज आ सकता है, कभी हो सकता है ये हैक किया जा सकता है किसी के द्वारा। कोई मतलब कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। समझ रहे हैं? देखते हैं ना, कभी कभी चैनल ब्लॉक हो जाता है। कभी आप देखते हो कि टेलीग्राम पर किसी ने हैक कर लिया, अभी कभी आपका चैनल को किसी ने क्या किया, गलत यूज कर लिया। कभी आपको डिफेम किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं जो साइबर क्राइम का क्या है, मैनिफेस्टेशन, उसी का एक बोल सकते हैं कि आपको फीचर्स है। तो उसी को मतलब एसेस करने के लिए कंट्री का कमिटमेंट्स कितना है, कंट्री कितना काम कर रही है इस पर, उस चीज को यहाँ पर बताया जाता है। तो अगर हेड क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखें तो इसका मतलब कि जेनेसिस कब हुआ था, कब इसे स्थापना इसका किया गया था, तो देखेंगे मई 1865 में। कब किया गया था? मई 1865 में फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइंड इन पेरिस बाय एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। फिर अगर देखें तो इसका ये यूएन का ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है, और 17 मई जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी आपको मनाया जाता है। फिर अब देखें तो 193 कंट्री है, जिसमें इंडिया भी इसमें मेंबर है। जैसे आपको ध्यान रखना, बहुत सारे कंपनी यूनिवर्सिटी भी इसके मेंबर है, जो कि किसी तरह का पॉलिसी रिपोर्ट, सजेशंस, रिकमेंडेशन देते हैं। फ्लैगशिप रिपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया था? ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। बाकी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट देख ही लिया कि आईटीयू के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? तो ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दोस्तों, इसमें देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया हैज रिलीज कॉमन कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स टू द मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो पोस्ट को लेकर ये चीज आपको बनाया बनाया गया इस तरह का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है बर्ने स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में हमने जेनेवा देखा, ये बर्ने है दोस्तों, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट था, आपको जनरल पोस्टल यूनियन को 1874 में आपको इसका मतलब रखा गया था, इसको मतलब स्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ बर्न के, जो ट्रीटी था संधि के, इस संधि के बोल सकते हैं बर्न का जो संधि था, इसी के तहत इसका पूरा शिलान्यास किया गया था, पूरा इसका नींव रखा गया था। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि 1865 में आपको यहाँ पर फॉर्म होता है। फिर अगर देखें वर्ल्ड पोस्ट डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो यूपीओ, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन था, उसी के समय, जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जब स्थापना किया गया था, उसी दिन को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर मेंबर्स देख ले तो 192 इसके कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज से मेंबर है। इंडिया भी इसका एक ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्टिव मेंबर है। पोस्टल सिस्टम को हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। अदर फैक्ट देखें तो यूपीयू जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है दोस्तों। इंडिया पोस्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, ऑल्सो ऑब्जर्विंग 170 ईयर्स ऑफ दिस फॉर्मेशन। तो हमारा जो पोस्ट है तो वो भी 170 ईयर्स का जो इसका फॉर्मेशन, उसको भी हम लोग क्या करें, मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारा एक लार्जेस्ट जो पोर्टल नेटवर्क है, जो आज के समय पोस्टल की बात करें, जो चिट्ठी आपको या किस तरह पोस्ट के थ्रू कोई चीज़ भेजते हैं, स्पीड पोस्ट, वो आज भी बहुत ही कारगर है, बहुत जल्दी से आपको कोई चीज़ भेजा दो। तो लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारे इंडिया में, और गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अब देख ले अगला जो हमारा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। तो आईएमएफ देखे दोस्तों तो ये मतलब कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड, कितना फाइनेंस किस कंट्री को देना चाहिए, किसको कितना मदद करती है, ये सब सारा चीज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो ये एक क्या है, इसने अभी बोल सकते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो होता है इजिप्ट को दिया है। इसके अंदर क्या होता है कि फंड प्रोवाइड किया जाता है। एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है किसके अंदर है, आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर आता है। इसमें देखिए इसका हेडक्वार्टर याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा है। हमने यूबीपीसीएस की बात की, उसमें आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में, दोनों के बारे में पूछा गया था। और इसमें ये पूछा गया था कि दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसमें एक दे दिया था न्यूयॉर्क और एक दे दिया था वाशिंगटन डीसी। तो नहीं, दोनों का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, दोनों का वाशिंगटन डीसी ही है, जो कि यूएसए में, आपको ध्यान रखना है। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में इस नाम से इसका जेनेसिस हुआ था, इस नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये क्या करता है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फंड भी और लोन्स भी देता है कंट्रीज को, जो कि मतलब कि पेमेंट बैलेंस और पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, किस तरह से वो गरीबी में आ जाते हैं, या बोल सकते हैं किसी तरह का उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म होने लगता है। जैसे श्रीलंका को भी इसने दिया, फिर देखिए पाकिस्तान को भी ये देते रहते हैं। तो इस तरह का मतलब फंड एक रिलीज किया जाता है, लोन्स दिया जाता है। मेंबरशिप देख ले तो 191 कंट्री, जिसमें इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर देखे तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है आईएमएफ का, जो कि एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर इसमें होते हैं मेंबर कंट्री से। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर दिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। चलिए की रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट पब्लिश किया था आईएमएफ के द्वारा। और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट पूछा गया था एग्जाम में, जो बहुत सारे स्टूडेंट आई थिंक गलत भी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे स्टूडेंट कि इसमें वर्ल्ड बैंक होगा या आईएमएफ होगा, क्योंकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक भी आप जानते हैं कि वो बैंक है, वो भी मतलब पैसे को या बोल सकते हैं कि आपको फंड या लोन्स दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी, आईएमएफ के द्वारा भी दिया जाता है। तो लेकिन फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है या ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा निकाला जाता है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा निकाला जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगले बढ़े, अगला टॉपिक क्या है, वर्ल्ड बैंक। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। तो हमने आईएमएफ देखा, वर्ल्ड बैंक। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने क्या किया, गारंटी प्लेटफॉर्म WBGGP, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म, ये आपको निकाला है बिजनेस के लिए। तो ये मतलब वाशिंगटन डीसी देखे ना हमने, जैसे आईएमएफ हमने देखा कि उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी यूएसए। उसी तरह से वाशिंगटन डीसी यूएसए किसका, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसका जो ये भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको ट्विंस सिस्टर बोला जाता है, जो ट्विंस मतलब क्योंकि ये दोनों साथ में ही बना था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। फिर ऑब्जेक्टिव देखे तो ये पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है डेवलपिंग कंट्रीज को। फिर मेंबरशिप देखे 189 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका मेंबर है। कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ टू एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जो सबसे पहले आपको अगर आईएमएफ ही ज्वाइन कीजिएगा सब, तभी जाकर आप वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, नहीं, पहले आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एलिजिबल होते हैं वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर है, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, मीगा और आईसीडी। तो ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। रिपोर्ट देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, वहां हमने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पढ़ा था, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ा था। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेसिपी फॉर ए लाइवेबल प्लैनेट, अचीविंग नेट जीरो इमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट। तो सभी को लगेगा अरे यार ये तो लिवेबल प्लानेट के बारे में पूछ रहा है, ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में, या मतलब एक बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा है इस रिपोर्ट से, तो ये हो नहीं सकता। तो इस तरह का न्यूज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको लग ही नहीं सकता ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जो कि पब्लिश किया जाता है। फिर अगर देखें तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, तो ये सारा रिपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो फिर अगला देखें हम जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, इस 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। कभी कभी क्या होता है, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग करके, या पूछ जा सकता है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले देखें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप IBRD बोलते हैं,
ये क्या करता है, लोन्स देता है, फाइनेंशियल सर्विस देता है, किसको, मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम जो कंट्रीज होता है उसको देता है। फिर आपको क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसको आईडीए बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये कंसेशनल लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है वर्ल्ड को, पोरेस्ट कंट्रीज होता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होता है ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसको मीगा बोलते हैं, ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है, क्रेडिट इन्हेंसमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है ये वर्ल्ड बैंक का। फिर अगला, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, तो किस तरह का अगर डिस्प्यूट हो जाता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है इस इंश्योरेंस को लेकर, तो डिस्प्यूट को क्या करता है ये एक मतलब जुडिशियल बॉडी की तरह इसको यूज आप बोल सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स को क्या करता है, गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर में डिस्प्यूट को मतलब क्या करता है, आपको सॉल्व करता है, एड्रेस करता है, रिड्रेस करता है। नोट के में देख रहे, वर्ल्ड बैंक रिफर्स ओनली टू द आईबीआरडी एंड आईडीए, वेदर एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिफर्स टू ऑल 5 इंस्टीट्यूट। तो अगर वर्ल्ड बैंक की आपको बात किया जाए तो उसमें सिर्फ आईबीआरडी और आईडीए आता है। कौन सा, आईबीआरडी और आईडीए आता है। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तब उसमें आपको ये मीगा, आईसीएसआईडी, आईएफसी, ये पांचों मतलब बॉडी आपको यहाँ पर आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका रिपोर्ट, इसका जेनेसिस, इस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस इसके कितने वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मेंबर हैं, कितने मत ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी सारी बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। फिर अगला देखें हम लोग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें जिसको IAEA बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसने क्या किया, अभी इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस रिपोर्टेड 168 इंसिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थेफ्ट बाय 31 स्टेट्स इन 2023। तो बताया कि जो ये एक रिपोर्ट निकाला जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। तो ये रिपोर्ट में यह बताया गया कि अभी 31 वो कंट्री है, स्टेट्स मत कंट्री यहाँ पर आप समझिए, इसने क्या किया कि मतलब एक ऐसा इंसिडेंट्स मिला कि चोरी किया गया किसका, मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल का। क्योंकि अभी बताया गया कि आप न्यूक्लियर मटेरियल को वेपन की तरह यूज नहीं कर सकते, उसको अगर करना तो सिविलियन पर्पस के लिए यूज करते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करना। तो बहुत सारा आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री जैसे ईरान देख लीजिए, तो क्या करा, इनरिचमेंट बहुत ज्यादा करा। जब ज्यादा आप 60% से ज्यादा 50% इनरिचमेंट कर, उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज कर रहा है। तो ये मतलब नहीं करना है। तो इसलिए ये एक रिपोर्ट बनाता है, एक एजेंसी बनाएगी। इस एजेंसी के अगर शामिल होते हैं तो आपको क्या करना है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो न्यूक्लियर का वेपन, न्यूक्लियर जो एनर्जी का यूज करते हैं या न्यूक्लियर सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो वो आपको सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए, आप बिजली बनाने के लिए यूज कीजिए, उसको वेपन के लिए आपको यूज नहीं करना, हथियार के लिए बनाने के लिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों, वीना ऑस्ट्रिया में। कहाँ हेडक्वार्टर इसका, वीना ऑस्ट्रिया में है। अगर देखें तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट 1957 में हुआ था, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के अंदर 180 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। मॉनिटर्स क्या करता है, ये क्या चीज मॉनिटर करता है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रीटी होता है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई गवर्नमेंट्स एडहेरेंस टू पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कमिटमेंट्स। रिपोर्ट्स क्या है कि एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएन जनरल असेंबली को और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। रिपोर्ट्स बताता है कि कौन सा बॉडी को या कौन सा कंट्री आपको न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, नहीं बना रहा है, ये सब सारा चीज़। तो इसका प्रोग्राम्स में देखें तो इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस निकालता है, एटम्स फॉर फूड निकालता है। यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्निक तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए आप एटम्स का मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। नेट जीरो गैस आप मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कीजिए नेट जीरो इमिशंस के लिए, मतलब कार्बन का जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है उसके लिए यूज कीजिए, कार्बन का जो इमिशंस है उसको रोकने के लिए यूज कीजिए। तो ये सब चीज़ के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी यूज करना है। फिर अगर देखें तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स, ये क्या होता है, इनोवेट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है। यहाँ पर जूनोटिक डिजीज इंटीग्रेटेड एक्शन, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर साइंस को आपको जूनोटिक डिजीज को मैनेज करने के लिए आपको यूज, जैसे जूनोटिक डिजीज क्या होता है, जो डिजीज आपको एनिमल से ट्रांसफर होता है, किसमें, जो फैलता है एनिमल से, मतलब जानवर से किसमें फैलता है, मनुष्य में फैलता है या इंसानों में फैलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज। तो जू से निकल, जूनोटिक में, जू में क्या होता है, जानवर, जो जानवर होता है उसको जू बोलते हैं ना, जू में क्या होता है, जानवर को रखा जाता है, तो जूनोटिक उसी को बोला जाता है। तो ये जो कोरोना था दोस्तों, इसे भी जूनोटिक डिजीज बोला जाता है, जो कि जंगलों से या किसी बोल सकते हैं इसको फ्रूट बैट, या मतलब ये जानवरों से यहाँ को ट्रांसफर हुआ था मनुष्य में, फिर ये मतलब कि इंसानों से फैलते गया आपस में सब में, जिससे से कॉन्टेक्ट बढ़ते गया, इसी को जूनोटिक डिजीज। और सबसे ज़्यादा खतरा आज के समय जूनोटिक डिजीज से हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे जंगल को काटा जा रहा है, बहुत सारा माइनिंग किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे मतलब वायरस अभी के समय में है, या किसी तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो बर्फ जो गल रहा है, जो बर्फ आपको पिघल रहा है, तो पिघलने से क्या हो रहा है कि जो मतलब लाखों करोड़ों साल से जो वायरस बैठा हो, क्योंकि वायरस जानते हो कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, वायरस एक ऐसा सब्सटेंस जो लिविंग नॉन लिविंग के बीच में आता है, मतलब वो आपको होस्ट मिल गया उसको लिविंग, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो सजीव बन जाएगा। और जहाँ पर उसको कोई होस्ट नहीं मिला तो लाखों करोड़ साल तक वो जिंदा रहेगा, मतलब मरा हुआ रहेगा, लेकिन वो
जैसे सजीव कोई बॉडी मिलेगा, कोई शरीर मिलेगा तो फिर वो जिंदा हो जाएगा। तो इस तरह से वो सजीव निर्जीव वो किसी भी फॉर्म में रह सकता है। तो बहुत सारे लाखों करोड़ों साल से जो वायरस पड़ा वो वायरस निकल कर आ रहा, और वो नया वायरस नहीं दोस्तों, वो बहुत पुराना वायरस है। उसका साइंटिस्ट ने खोज नहीं किसी का दवाई नहीं लाया। इसलिए आप देखें कोरोना वायरस जब तक मतलब की दवाई आया तब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। तो ये सब कंडीशंस आपको देखने को मिला क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में ये नहीं समझिएगा कि हमारा खाना पर किल्लत आ जाएगा, हमारे शहर मतलब कि दहा जाएंगे, या किसी तरह से बाढ़ आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ये तो है ही। प्लस उसके साथ साथ क्या कि नया नया बीमारी आपको देखने को मिलेगी, जो बीमारियों का पूरा जो सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। और वो एक रिसर्च कर रहे दूसरा बीमारी चला रहा, तीसरा रिसर्च कर तीसरा बीमारी म्यूटेट हो जा रहा। तो आपने कोरोना में देखा था बहुत सारे वैक्सीन पहले काम ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे दवाई काम ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का इतना ज़्यादा मौत हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। सभी ने कोरोना वायरस को देखा, सभी ने एहसास किया उस चीज़ को, सभी को उस समय डर भी हो रहा था, लोगों को खुद अपने से डर हो रहा था कब किस कौन निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रोकना पड़ेगा, थोड़ा ये नहीं कि सब सरकारी काम कर सकती है, आप भी इसमें अपना भागीदारी कर दे सकते हैं, आप भी योगदान दे सकते हैं। आपको भी मतलब जो आप बोल सकते मिनिमलिस्टिक चीज़ों से रहना, मतलब ऐसा नहीं कि खूब भोगवाद कर रहे हैं, खूब कंजम्पशन कर रहे हैं और सोसाइटी को, पूरा समाज को, या बोल सकते हैं एनवायरनमेंट को पूरा गंदा करे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको चीज़ें खरीदना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कंजम्पशन करना चाहिए, समझ रहे ना। तो ज़्यादा वेस्ट को जनरेट करने की कोशिश, जैसे आप मोबाइल ही है, 5-5 मोबाइल रखे तो कितना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो ई वेस्ट करने के लिए कितना माइनिंग हो रहा है, क्योंकि लिथियम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे मोबाइल बन रहा है। तो जो जरूरी है उसी सामान को लीजिए, उसी सामान का यूज कीजिए। तो उपयोगी वाला जो चीज़ है, ये नहीं कि मतलब मार्केट में मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, चलो भाई 5 का 4, मतलब 5 खरीदिए 4 फ्री मिल रहा है, तो ये ना बाय 1 2 गेट 3 गेट 4। तो ये सब जो नया नया जो ट्रेंड चला है, इसमें लोग पहनते एक कपड़ा खरीद लेते हैं 10 कपड़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो कंजम्पशन बहुत जाते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये पूरा दिमाग है, ये पूरा मतलब जेनेसिस है। तो WTO की बात करते हैं, चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। WTO क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड, और ट्रेड से रिलेटेड ये पूरा मतलब कि एक बॉडी है जो कि ट्रेड को आपको पूरा बोल सकते हैं कि पॉलिसीज बनाता है ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड को पूरा एक तरह से सिक्योरिटी हो सके, या किसी तरह का बोल सकते हैं ट्रेड से कोई पॉलिसी या कोई भी रूल रेगुलेशन सारा इसी के द्वारा देखा जाता है। तो अगर देखें तो रिसेंटली द माराकेस एग्रीमेंट मार्क्ड इट्स 30th एनिवर्सरी। जो माराकेस एग्रीमेंट था वो 30th एनिवर्सरी हुआ, तो मतलब उसी एग्रीमेंट के तहत ये WTO का फॉर्मेशन किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है कि ओपन ट्रेड बेनिफिट्स टू ऑल, तो मतलब ट्रेड का जो बेनिफिट्स है वो सारे देश को मिलना चाहिए। ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स ट्रेड बिटवीन जो दो अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेड हो एस्टेब्लिश होता है, उसके नियम कानून सारा चीज़ WTO द्वारा बनाया जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। इसका सक्सेसर देख रहे तो जनरल, जो इस सक्सेसर तो पहले क्या बना था? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको गैट बोला जाता है 1948 में, जो कि लास्ट में 1995 में यह WTO बनकर आया। फिर मेंबर देख ले 166 मेंबर है, जिसमें अगर देखें तो तैमूर लिस्ता यहाँ पर जुड़ा है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। जब ये बना था तभी इंडिया इसका मेंबर बना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है, क्योंकि हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी उसी का 2 साल में मतलब मीटिंग होता है, और जो मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी जिस हिसाब से मतलब कि मेंबरशिप है उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वो इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको रिपोर्ट्स याद करना। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकाला जाता है WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू निकाला जाता है WTO द्वारा, और ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एटसेट्रा निकाला जाता है किसके द्वारा? WTO द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना WTO के बारे में। अगला हमारा है ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्योंकि ये क्या होता है एग्जाम में, इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है, इस तरह का जो डाटा होता है, इस तरह का जो तथ्य होता है, ये तथ्य आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये 5 देशों का जो संगठन है उससे ये मिलकर बना है ब्रिक्स। ये नाम से अगर हम देखें तो, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा मेंबर हो गया, 10-11 मेंबर हो गया, उसका बात करेंगे यहाँ पर। ये ब्रिक्स का जो आप देखें यहाँ पर, तो ब्रिक्स किससे बना है? यहाँ पर ब्राजील से, और कौन है इसमें? रसिया है, और आई से क्या हमारा हो गया? इंडिया हो गया, और सी से हमारा क्या हो गया यहाँ पर? चाइना हो गया, और एस से क्या हो गया हमारा? साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसका जो समिट हुआ था 16 ब्रिक्स समिट का, वो कजान रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? कजान रसिया में हुआ था। 2024 से 25 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है। वीडियो लेक्चर स्टक हो गया दोस्तों, देख लेते हैं थोड़ा।